हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें राज्य के कार्य के संबंध में विभिन्न धारणाओं से अवगत करा रहा हूं। आज का विषय है राज्य के कार्यों के संबंध में लोक कल्याणकारी राज्य। तो आइए चलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? सबसे पहले हम इसके अर्थ से परिचित होंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोक, नाम से ही स्पष्ट है लोक। लोक का मतलब लोग, अर्थात जनता, प्रजा। जनता, प्रजा हम कर सकते हैं। कल्याणकारी मतलब कल्याण करना, जनता का अधिकतम कल्याण करना, कल्याण करना। जनता का अधिक से अधिक कल्याण करने वाला राज्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य है। उसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, जो राज्य जनता का अधिक से अधिक कल्याण करता है, जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जनता की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वह न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके अलावा राज्य वे सारे कार्य करता है जिनमें जनता सुरक्षित रहे। जैसे राज्य का यह दायित्व है कि वह सुरक्षा संबंधी कार्य करे, वह सुरक्षा संबंधी कार्य करे। यह सुरक्षा कैसे होनी चाहिए? आंतरिक सुरक्षा होनी चाहिए और बाह्य सुरक्षा होनी चाहिए। वह अपनी संप्रभुता की रक्षा करे। राज्य यह देखता रहे कि उसके भूभाग को कोई विदेशी शत्रुओं के द्वारा आक्रमण करके उसको हड़प न लिया जा रहा हो, उसको अपने अधीन न कर लिया जा रहा हो। तो राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य का यह दायित्व है कि अपनी संप्रभुता को बनाए रखना, अपनी सीमाओं का चोर, डाकुओं, बाह्य आक्रमणों या विदेशी शत्रुओं से रक्षा करना। इसके साथ ही साथ आंतरिक संप्रभुता को बनाए रखना। राज्य का यह दायित्व है कि वह आंतरिक व्यवस्था बनाए रखे। राज्य का यह दायित्व है कि वह आंतरिक व्यवस्था को कायम रखे और शांति स्थापना का अधिकतम प्रयत्न करे, शांति स्थापना का। क्योंकि जब तक शांति की स्थापना नहीं होगी तब तक कोई राज्य उन्नति नहीं कर सकता है। शांति प्रमुख तत्व है, राज्य के विकास के लिए शांति प्रमुख तत्व है। यदि राज्य में विभिन्न हमेशा संघर्ष होते रहें, गृह युद्ध होते रहें तो राज्य का विकास असंभव है। तो राज्य का यह दायित्व है कि वह आंतरिक शांति को बनाए रखे, न्याय का संचालन करे। इसके अलावा राज्य का यह दायित्व है कि न्याय व्यवस्था का संचालन करे, न्याय व्यवस्था का संचालन। वो देखे कि सभी लोग न्यायपूर्वक रह रहे हैं, सभी नागरिक एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं, या स्वतंत्रता का हनन तो नहीं कर रहे हैं, या राज्य के जो कानून हैं, जो विधि हैं, उसके अगेंस्ट कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं। तो राज्य का यह दायित्व है कि समाज में न्याय व्यवस्था, कानून, शांति बनाए रखे और इसके अलावा वह मुद्रा का कार्य भी करे, मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा का कार्य कहने का आशय यह है कि वह मुद्रा को नियमित करे, मुद्रा को नियंत्रित करे, मुद्रा का संचालन करे, वह मुद्रा व्यवस्था का नियंत्रण करे, वह समय समय पर मुद्रा का संचालन करती रहे और सरकार के द्वारा जो मुद्राएं मान्य होती हैं उसी का संचालन हो और उसी को मान्यता प्राप्त हो जो मुद्राएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। तो इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य का आशय होता है कि नागरिकों की अधिकतम भलाई करना और सुख समृद्धि प्राप्त करना। नागरिक अधिक से अधिक सुखी हों, अधिक से अधिक समृद्धि हों, सबके अधिकार सुरक्षित रहें, सबकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहें, सबकी न्यूनतम आवश्यकताएं जो रोटी, कपड़ा और मकान है वह न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होती रहें। तो जब न्यूनतम आवश्यकताएं लोगों की पूरी होगी तभी जनता का अधिकतम कल्याण होगा, अधिकतम भलाई होगी। वे सारे कार्य जो पब्लिक नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से पब्लिक नहीं कर सकती है, वह सभी कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ विचारक राज्य के कार्यों को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक अनिवार्य कार्य, दूसरा ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य ऐसे कार्य आते हैं अनिवार्य कार्य ऐसे कार्य आते हैं जो राज्य के लिए आवश्यक है, वह उसको राज्य को करना ही करना है। और ऐच्छिक कार्य वह है कि वह राज्य की इच्छा के ऊपर छोड़ दिए गए हैं कि राज्य उसको करे या न करे।
हम देखते हैं कि समय समय पर विभिन्न कॉन्सेप्ट आए हैं। 16वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी तक व्यक्तिवाद आया। उसने राज के कार्यों को सीमित कर दिया और व्यक्ति को आजादी, खुली आजादी दे दी। परिणाम यह होता है कि समाज में असमानता व्याप्त होती है। कुछ लोग बहुत अधिक अमीर हो जाते हैं, पूंजी का संचय हो जाता है, और कुछ लोग बहुत गरीब हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं। तो व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया के विरुद्ध उसमें व्यक्तिवाद में संशोधन करने के उपरांत एक नया वाद जन्म लेता है, जिसको हम उदारवाद कहते हैं। उदारवाद कहते हैं। उदारवाद आता है। उदारवाद के प्रतिक्रिया के स्वरूप साम्यवादी व्यवस्था आती है। विभिन्न राज्यों में साम्यवादी व्यवस्था आती है। तो साम्यवाद में भी कुछ कमियां रह जाती हैं। साम्यवाद क्या करता है? राज्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता है और सभी प्राकृतिक संसाधनों पर, उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर सामूहिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। वह लोगों का नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। लेकिन फिर भी साम्यवाद में कुछ बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसको दूर करने के लिए समाजवादी विचारधारा जन्म लेती है। समाजवादी विचारधारा जन्म लेती है, लेकिन समाजवादी राज्य में भी कुछ कमियां हो जाती हैं। उसके पश्चात 19वीं और 20वीं सदी में एक नई विचारधारा का जन्म होता है, जिसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लेकिन यह लोक कल्याणकारी राज्य जो है, इस विचारधारा का जन्म यह नया नहीं है। यह केवल 19वीं शताब्दी की देन नहीं है, या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्भव होता है, यह लोक कल्याणकारी राज्य का विचार बहुत पुराना है। यह बहुत पुराना है। यह प्लेटो से लेकर, अरस्तु से लेके तब से यह विचार चला आ रहा है कि राज्य को अच्छे कार्य करने चाहिए। हम देख सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का धारणा का उद्भव जो होता है, धारणा का उद्भव होता है, यह बहुत प्राचीन काल से आता है। प्राचीन काल से ही होता है। जैसे हम रामायण काल को ले सकते हैं। रामायण काल को ले सकते हैं। रामायण काल में राम राज्य की बात कही जाती है। राम राज्य की बात कही जाती है, और इसी राम राज्य को आधार मानकर गांधी जी ने इस राम राज्य को अपने चिंतन में स्थान दिया। गांधी जी ने अपने चिंतन में स्थान दिया राम राज्य को। यानी कि राम राज्य क्या था कि सभी लोग सुखी थे, सभी लोग संपन्न थे, किसी भी प्रजा को किसी प्रकार की कमी नहीं थी, सारे संसाधन, सारी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में थी, किसी प्रकार की गरीबी नहीं थी, सारी प्रजा सुखी थी। यही क्या था राम राज्य का? यही क्या था? यही राम राज्य की यही धारणा थी। यही लोक कल्याणकारी राज्य था, सभी अधिकतम लोगों की भलाई करना। महाभारत काल में हम देख सकते हैं, जैसे कि महाभारत में वेद व्यास कहते हैं। वेद व्यास, महाभारत किसके द्वारा रचित है? वेद व्यास के द्वारा रचित है। वेद व्यास कहते हैं कि जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसका चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता है, वह राजा नरक का भागी होता है। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र की भांति समझकर उसके चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता है, वह राजा नरक का भागी होता है। इसी तरह से हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देख सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उसने शासन के स्वरूपों का वर्णन किया है और राजा के कर्तव्यों को बताया है। कि राजा को कौन कौन से कार्य करना चाहिए। यहाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखता है कि प्रजा के हित में राजा का हित है। प्रजा के हित में राजा का हित है। यदि वह राजा दुखी है तो राजा भी दुखी रहेगा। तो इस तरह से वह कहता है कि राजा को प्रजा को पुत्रों की भांति समझना चाहिए, और जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र की सेवा करता है, पुत्र के उन्नति के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए वह कार्य करता है, उसी तरह से राजा को भी चाहिए कि अपनी जनता के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करे। हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसने भी शासन को बहुत उचित और समन्वित प्रकार से संचालित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के भी दरबार में प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी और प्रजा को सारी वस्तुएं उपलब्ध थी। सम्राट अशोक के शासन काल में भी हम देख सकते हैं कि
कि प्रजा सुखी होती है। जब अशोक का परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है, उसके पश्चात सम्राट अशोक के शासन काल को हम वर्णित कर सकते हैं, चित्रित कर सकते हैं उसके शासन काल को, कि अशोक का शासन काल कितना अच्छा था। हमें मनुस्मृति में भी यह धारणा मिलती है, मनुस्मृति में भी राजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, राजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राजा और प्रजा के संबंध को पिता और पुत्र के संबंध की भांति वर्णित किया गया है, यानी कि राजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, राजा को प्रजा के कल्याण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो इस तरह से हम विभिन्न कालों में देख सकते हैं कि यह लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, यह नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से प्राचीन वैदिक काल से ही चला आ रहा है। इसी तरह से प्राचीन यूनानी विचारकों में देख सकते हैं, प्राचीन यूनानी विचारक के चिंतन में भी देख सकते हैं। हम इसमें प्लेटो को ले सकते हैं, अरस्तु को ले सकते हैं। अरस्तु, इसमें प्लेटो है, अरस्तु है। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि राज जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए बना हुआ है। राज्य किसके लिए अस्तित्व में आया है? सद जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए ही बना हुआ है। राज का विकास ही किसके लिए हुआ है? सद जीवन के लिए हुआ है। यानी कि राज क्या है? राज नागरिकों को सद्गुणी बनाए, संपन्न बनाए, सुखी बनाए। प्लेटो ने भी रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन किया है, जिस वह त्रिवर्गीय विभाजन किया है, जिसमें कोई दुखी नहीं है, सभी लोग संपन्न हैं, सभी लोग अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं और राज्य जो होता है वह सबकी उन्नति के लिए कार्य करता है, सबकी भलाई के लिए कार्य करता है और सबको कर्तव्यों का विभाजन सौंप दिया गया है। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को जो कार्य सौंपे गए हैं वह ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा पूर्वक वह कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह से हम प्लेटो के चिंतन में देख सकते हैं कि उसमें भी कल्याणकारी राज्य के तत्व मिलते हैं। अरस्तु के चिंतन में देख सकते हैं, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में देख सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य के दर्शन हमें उसमें मिलते हैं। इसी तरह से उपयोगितावादी विचारक, उपयोगिता मध्य युग में और उसके पश्चात उपयोगितावादी विचारक कौन कौन होते हैं? बेंथम, मिल, इनके चिंतन में देख सकते हैं। इसके पश्चात ग्रीन, टीएच ग्रीन। बेंथम ने अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उसने यह कहा कि राज का कार्य है कि व्यक्तियों को सुखी बनाना, यानी कि अधिक से अधिक लोग सुखी हों, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। मिल भी इसका समर्थन करता है। मिल भी कहता है कि राज को वे सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि व्यक्ति अधिक से अधिक सुखी हों और अधिक से अधिक संपन्न हों, उनके सुखों में वृद्धि का कार्य राज को करना चाहिए। टीएच ग्रीन ऐसा पहला विचारक होता है जिसने कल्याणकारी राज का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि ग्रीन ने 3 मूलभूत समस्याओं का ध्यान लोगों का ध्यान 3 मूलभूत समस्याओं की तरफ आकृष्ट कराया। वह 3 मूलभूत समस्याएं कौन सी थी? अज्ञानता, भूखमरी और नशाखोरी। यह 3 मूलभूत समस्याएं थी उस समाज की। अज्ञानता कि राज का दायित्व है कि वह अपने प्रजा का या अपने लोगों का, अपने नागरिकों की अज्ञानता को दूर करे, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करना चाहिए। नशाखोरी को दूर करे, भूखमरी या गरीबी को दूर करे। तो इस तरह से टीएच ग्रीन ने लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया अपनी रचनाओं में, और इसके पश्चात अनेक ऐसे विचारक आते हैं जो कि राज्य के लोक कल्याणकारी का पक्ष लेते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का पक्ष लेते हैं। इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय के इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन काल में गरीबी कानून अधिनियम पारित हुआ, पुअर लॉ एक्ट पारित हुआ, गरीबी कानून अधिनियम पारित हुआ,
जिसके तहत गरीबों की कुछ समस्याएं दूर की गई। इसी तरह से नेपोलियन यह कहाँ का राजा था? नेपोलियन तृतीय। यह फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय। यह नेपोलियन तृतीय ने भी कुछ ऐसे कार्य किए अपने शासन काल के दौरान, ऐसे कार्य किए जिसने कि लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। इसने नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस में मताधिकार की व्यवस्था का संचालन किया। सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था का संचालन किया। मजदूर संघ की स्थापना पर बल दिया। मजदूरी में वृद्धि का सुझाव दिया। और इसके अलावा बीमा सिद्धांत को लागू किया कि मजदूरों को बीमा दिया जाना चाहिए। उनके मृत्यु के पश्चात दुर्घटना बीमा उनके परिवार वालों को दिया जाना चाहिए। इस तरह से नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस में लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह से जर्मनी में बिस्मार्क ने कुछ ऐसे कानून बनाए और कुछ लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न किया, जैसे कि बीमारी, बुढ़ापा और दुर्घटना। बिस्मार्क ने जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां थीं राज्य में, उन बीमारियों को दूर करने का प्रयत्न किया। बुढ़ापे में उसने सहायता की व्यवस्था की और दुर्घटना में लोगों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया। दुर्घटना में अमेरिका में रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसने न्यू डील कार्यक्रम को संपादित किया, जिसके तहत लोगों की समस्याएं दूर हो गई और अमेरिका में इसने लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल देना शुरू किया। इस न्यू डील से नई शासन व्यवस्थाएं और रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका यह मानना था, उनकी यह चाहत थी कि हमारे देश में सभी प्रकार की समस्याओं को दूर किया जा सके। इसके लिए उन्होंने नई नीतियां बनाई। ट्रूमैन ने न्यू फेयर नीतियां बनाई। रूजवेल्ट और ट्रूमैन के प्रयासों के तहत वहां लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिली। सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त वहां निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, वृद्धाश्रम, निःशुल्क शिक्षा लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य किया। वृद्धावस्था में सहारे की जरूरत होती है तो वृद्धावस्था में वृद्धा आश्रम का प्रावधान किया। अमेरिका में वृद्धा आश्रम का प्रावधान किया और इस तरह से वहां पर अमेरिका में नागरिकों की कुछ हद तक समस्याएं दूर हो सकी। हम अपने देश में इसको ले सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को अपने देश में ले सकते हैं। हमारे देश में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान जब लागू होता है तो इस संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में लोक कल्याणकारी राज्य का दर्शन मिलते हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व में जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, इसमें हमें लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन मिलता है, जैसे स्त्रियों के लिए सहायता, बालकों के लिए सहायता, पशुओं के लिए सहायता, वन रक्षण का कार्य, पर्यावरण सुरक्षा का कार्य, समाज के शोषित वर्गों या असक्षम वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाना, वृद्धावस्था में पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता, गरीबी में आर्थिक सहायता, दुर्घटना में आर्थिक सहायता,
इसके अलावा स्त्रियों के लिए विशेष कानून, बालकों के लिए विशेष कानून, काम पाने का अधिकार, कुटीर उद्योग मतलब उद्योग धंधों से लेकर अनेक प्रकार की जो समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयत्न किया। और इस नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक विभिन्न प्रावधान मिलते हैं जिससे कि लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त होता है। वैसे इस लोक कल्याणकारी राज्य का जो पदबंध है इसका प्रयोग सबसे पहले इस लोक कल्याणकारी शब्द का प्रयोग लोक कल्याणकारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आर्क बिशप टेम्पल ने किया। आर्क बिशप टेम्पल ने सबसे पहले लोक कल्याणकारी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में इस शब्द का प्रयोग किया। सिटीजन एंड चर्चमैन में उन्होंने विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर राज्य का ध्यान आकृष्ट कराया। इन्होंने बीमारी, समाज में व्याप्त बीमारी, अज्ञानता, बेकारी, भूखमरी, गंदगी, गरीबी इत्यादि विभिन्न समस्याओं पर राज्य का ध्यान आकृष्ट किया और उन्होंने राज्य को इन सारी समस्याओं को दूर करने का संकेत किया। उन्होंने राज्य से यह अपेक्षा की कि राज्य समाज में जितनी भी बुराइयां हैं या ये जितनी भी समस्याएं हैं, बीमारी है, अज्ञानता है, गंदगी है, बेकारी है, गरीबी है, इन सबको राज्य के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। और इसका प्रयोग उन्होंने सत्तावादी राज्य के विरोध में किया। सत्तावादी राज्य के विरोध भी किया था। राज्य के विरोध में उसने लोक कल्याणकारी राज्य का प्रयोग किया, क्योंकि सत्तावादी राज्य वह केवल सत्ता चाहते थे, वह सत्ता पर आधिपत्य बनाए रखना चाहते थे और जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में राज्य को यह सुझाव दिया, राज्य को यह संकेत किया कि समाज में जितनी भी बुराइयां विद्यमान हैं इन सभी बुराइयों को दूर किया जाए। और इसके पश्चात जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन को लोक कल्याणकारी राज्य का घर होने का श्रेय प्राप्त है। राज्य का घर, ब्रिटेन को लोक कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है। घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1943 में लॉर्ड बेवरिज की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। लॉर्ड बेवरिज की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। लॉर्ड बेवरिज ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न समस्याओं का वर्णन किया। कौन कौन सी समस्याएं हैं? जैसे कि बीमारी है, बेकारी, अज्ञानता और आश्रय भाव, भूखमरी। लॉर्ड बेवरिज की रिपोर्ट जो 1943 में प्रकाशित होती है उसमें 5 बुराइयों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया था सरकार का, राज्य का। वह बुराइयां कौन कौन सी थी? बीमारी, जो राज्य की बीमारियां होती हैं जैसे हैजा है, प्लेग है, इन्फ्लुएंजा है, विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा आती है उन बीमारियों को राज्य के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। बेकारी, जो बेरोजगारी है उन बेरोजगारी को दूर किया जाना चाहिए और रोजगार का सृजन किया जाना चाहिए ताकि सभी वर्ग आर्थिक रूप से सबल हो सके। अज्ञानता, लोगों की अज्ञानता दूर कराई जानी चाहिए, इसके लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। आश्रय भाव, जो गरीब तबका है, जो असक्षम वर्ग है, उसके लिए राज्य को विशेष प्रावधान करना चाहिए। भूखमरी, राज्य को जो गरीब वर्ग है, जिनको भोजन नहीं मिलता है, अनाज नहीं मिलता है, उनके लिए अनाज मुहैया करवाया जाना चाहिए। तो इस तरह से लॉर्ड बेवरिज की रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है तो उसने लॉर्ड बेवरिज ने राज्य से यह अपेक्षा की कि इन सभी बुराइयों को दूर किया जाए।
तो उस समय 1945 में वहां की लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली वहां के प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री इटली ने इसको लागू कर दिया। इन विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए उसने कानून बनाए और विभिन्न सुविधाएं या लोक कल्याणकारी योजनाएं उसने लागू कर दिया। इसीलिए ब्रिटेन को लोक कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला प्रावधान यही लागू होता है। आइए अब हम चलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा। पहली परिभाषा हम देखते हैं टी.डब्ल्यू. केंट की परिभाषा। पहली परिभाषा टी.डब्ल्यू. केंट कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं का प्रतिपादन करता है। टी.डब्ल्यू. केंट का क्या कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं का प्रतिपादन करता है। वहीं लास्की कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य लोगों का वह संगठन है जिसमें सबका सामूहिक हित होता है। कोई वर्ग ऐसा नहीं हो जिसका हित न होता हो, सबका सामूहिक हित होता है। और राज्य सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं संचालित की जाती हैं, क्रियान्वित की जाती हैं कि उससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। राज्य वर्ग भेद या जातिगत आधार पर किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं करती, बल्कि जो भी विधियां बनाती है, जो भी योजनाएं बनाती है, सबके लिए बनाती है, सामूहिक हितों के लिए बनाती है। वहीं गार्नर का कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन तथा जीवन के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्तर को विकसित करना है। लास्की महोदय का क्या कहना है कि यह राष्ट्रीय जीवन को विकसित करना है, राष्ट्रीय धन को विकसित करना है, जीवन के भौतिक और बौद्धिक और नैतिक स्तर को विकसित करना है। यानी कि इसका एक कार्य है लोक कल्याणकारी राज्य का कि लोगों के लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जिससे लोगों का भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विकास हो सके, साथ ही साथ राष्ट्रीय धन की वृद्धि हो सके। कांट का कहना है कि कल्याणकारी राज्य का अर्थ है उस राज्य से है जो अपने नागरिकों के लिए अधिकतम सुविधाएं प्रदान करता है। कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के लिए अधिकतम सुविधाएं प्रदान करता है, वह अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। इसी तरह से परिभाषा जवाहरलाल नेहरू ने भी दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो सबके लिए समान अवसर प्रदान करता है। धनी तथा निधनों के बीच जो खाई है उस खाई को मिटाता है, उस अंतर को मिटाता है तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा बनाता है, ऊपर उठाता है, सुख और समृद्धि की वृद्धि करता है। डॉक्टर ए.डी. आशीर्वादम का कहना है, डॉक्टर ए.डी. आशीर्वादम का कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो सामान्य कार्यों के अलावा लोक कल्याण के सभी कार्यों को करता है। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो सामान्य कार्यों के अलावा सभी प्रकार के कार्यों को करता है, जैसे सार्वजनिक कार्य, शिक्षा का कार्य, सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुढ़ापे में पेंशन, बेकारी निवारण, बीमे की योजनाएं लागू करना आदि सुरक्षात्मक कार्य करता है। यानी कि बीमे की योजनाएं लागू करना, बुढ़ापे में पेंशन देना, बेकारी को दूर करना, लोगों को भौतिक और नैतिक आध्यात्मिक स्तर पे ऊंचा उठाना, ये सब कार्य, शिक्षा की व्यवस्था, ये सब कार्य करता है डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार। तो इस तरह से हमने देखा कि परिभाषा है राज्य की, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा है। तो मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे मित्रों, यह लोक कल्याणकारी राज्य का पहला वीडियो है, प्रथम भाग है, जिसमें मैंने आपको अर्थ और उद्भव और परिभाषाओं से अवगत कराया। लोक कल्याणकारी राज्य का जो दूसरा पार्ट है उसमें मैं आपको लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं और लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों से अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।